तो चलो शुरू करते हैं। ये अपना फरवरी माह से सबसे पहला है पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान। ठीक, अच्छा आप लोग अपना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे करते हैं? पार्टी, नाच गाना, जो भी है सेलिब्रेशन एक होता है ना। तो ये पैरोकार, ये जो आपका पैरोकार है ना, ये एक पत्रिका है, साहित्यिक पत्रिका, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होती है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। अब ये जो पैरोकार साहित्य पत्रिका है, उसके प्रकाशन होने के 12 वर्ष पूरे हुए हैं इस साल। तो उन्होंने एक क्या किया, साहित्य शिखर सम्मेलन आयोजन किया, जिसमें इनको भी बुलाया, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, और इनके साहित्य लेखन के लिए इनको पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान से नवाजा। क्या है, ये साहित्य लेखन भी करते हैं, कविता मेनली लिखते हैं, और ये है मूल निवासी कोंडा गांव के। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जो है मेनली है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कोंडा गांव के, और ये कविता लेखन भी करते हैं, साहित्य लेखन भी करते हैं, और उन्हीं के जनजातीय साहित्य में विशेष योगदान के लिए इनको यह शिखर सम्मान दिया गया है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी कहाँ के मूल निवासी? कोंडा गांव। ठीक, और ये साहित्य लेखन भी करते हैं, जिनमें से एक दो किताब है, जैसे बस्तर के बोल, ये पूरी कविता है, इसके अंदर इन्होंने पूरी एक कविता की सीरीज डाल रखी, 20 से 25 कविता केवल इनके इसी किताब में है। इस प्रकार की और एक दो किताबें इनकी है। तो इस जनजातीय साहित्य में विशेष योगदान के लिए इनको ये पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान से नवाजा गया है। ठीक, वैसे तो ये साहित्य लेखन करते हैं, पर मूलतः है ये फार्मर, किसान, जैविक कृषि करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ठीक, पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से फार्मिंग की जाती है। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और इनका फार्मिंग की दुनिया में इतना बड़ा नाम है कि ही इज द रिचेस्ट फार्मर ऑफ द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर किसान है। आपको बताऊं, इनका खुद का अपना हेलीकॉप्टर है, तो आप सोच सकते हो, यहाँ कार बाइक की बात नहीं हो रही, सीधा हेलीकॉप्टर ही है इनके पास अपना खुद का। तो ही इज द रिचेस्ट फार्मर, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इसलिए ये अवार्ड जो है आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये मूलतः है जैविक कृषि वैज्ञानिक, और ये इसके साथ साथ अपनी कुछ कुछ इनोवेशन भी लगाते रहते हैं, टेक्निक भी लगाते रहते हैं, किसके लिए? अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फार्मिंग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक, तो इसलिए ये क्या है, लगातार चर्चा में रहते हैं, इसलिए आप ये बिल्कुल याद रखिएगा, पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को। ठीक, मूलतः ये कहाँ के हैं, कौन से जिले के? कोंडा गांव निवासी। ठीक ठीक, इतना क्लियर है आपको? अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ को प्रकृति परीक्षण अभियान में राष्ट्रीय सम्मान। एक आयुष मंत्रालय है, जानते हैं आप लोग? आयुष मंत्रालय। ठीक, क्या चीज के लिए आयुष मंत्रालय, किसी को पता है? जोर से बोलो। स्वास्थ्य के लिए। किस प्रकार का स्वास्थ्य? शरीर से जुड़े। ठीक, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी भी है। अच्छा, आयुर्वेदिक वाले कौन कौन है जो आयुर्वेदिक है बोल रहे हैं? आयुष मंत्रालय। हाँ, उसमें कुछ डिफरेंस भी है, बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा है। तो आप बताओ कौन कौन बोलता है आयुर्वेदिक या होम्योपैथी? ये सारा कुछ जो है इसी में ही है, आयुष मंत्रालय। आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं? आयुष, AYUSH, आयुष। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसके फुल फॉर्म में ही पूरा रहस्य छिपा हुआ है। A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। तो ये सारी चीजों को कवर करता है एक ही मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। और आयुष मंत्रालय ने ही इस अभियान को शुरू किया था, प्रकृति परीक्षण अभियान। अब ये प्रकृति परीक्षण अभियान क्या है, ये आप समझो थोड़ा सा बेसिक चीज। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर जो है 3 दोषों से मिलकर बना होता है, वात, पित्त और कफ। ठीक है, इन 3 दोषों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है, और इन्हीं 3 दोषों से मिलकर के मनुष्य की 7 प्रकृति निर्धारित होती है। ठीक, वात, पित्त, कफ, ये तो 3 हो ही गए, साथ में 2-2 के कॉम्बिनेशन, वात और पित्त, फिर पित्त और कफ, फिर आखिरी कफ और वात, और सबसे लास्ट तीनों, वात, पित्त, कफ। तो टोटल 7 प्रकृति हो गई।
इन 7 प्रकृतियों, ये जो है हर मनुष्य शरीर में विद्यमान है, परंतु कोई एक या 2 नेचर ऐसा रहता है जो डोमिनेंट रहता है। बिल्कुल, कुछ गुण जैसे आप लोगों में भी देखे होंगे, आप किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी, ठीक है। एक बारिश में भीग रहा है कोई फर्क नहीं, दूसरा मजबूरी में भीग जाए अगले दिन बिस्तर पे, ठीक। तो हर मनुष्य की प्रकृति जो है वो अलग अलग होती है। साथ ही साथ उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उनमें भी उनका बॉडी जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो फिर वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो। जैसे स्ट्रेस के सिचुएशन में कोई जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा, कोई जो है बिल्कुल लड़ जाएगा कि नहीं मुझे करना है वाला। तो ये चीजें भी जो है ना इन्हीं 7 प्रकृतियों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आयुर्वेद के अनुसार। तो इसी प्रकृति परीक्षण, यही प्रकृति परीक्षण जो है आयुष मंत्रालय करवाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार आपके शरीर में जो भी बीमारी है वो इन 3 दोषों के कारण ही होती है। इन 3 दोष के बिगड़ने से आपके शरीर में फिर बीमारी आती है। वात के बिगड़ने से कितनी बीमारी आती है? 80, पित्त के बिगड़ने से 40, कफ के बिगड़ने से 20। ये आप केवल आइडिया के लिए याद रखो, ये सब मतलब एग्जाम पर्पस में आने वाला नहीं है, मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, पृष्ठभूमि एक बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वात पित्त कफ बिगड़ने से ही आदमी की तबीयत खराब होती है, बोलते हैं उनको बीमारी उन्हीं से लगती है। ये एक बार प्रकृति डिसाइड हो गई कि आपकी प्रकृति क्या है, तो फिर आप आयुर्वेद जो है आपको सजेस्ट करता है एक तरीके की लाइफ स्टाइल, अपनी प्रकृति को आप बैलेंस रखो, जिससे आपके जो ये 3 दोष है वो बिगड़ेंगे नहीं और आप हेल्दी रहेंगे, ठीक। लॉन्ग लाइफ आप कैसे जीना चाहते हैं ये डिपेंड करता है ना, कि आप हेल्दी रहोगे तो ज्यादा अच्छे से जियोगे। वो जीना भी क्या जीना जो गोली खाकर ही जी रहे हो आप, है ना। तो ये प्रकृति परीक्षण अभियान इसीलिए किया गया था। इसमें क्या हो रहा था कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, जहां पर ऐसे चीजें हैं वहां पर वॉलेंटियर को सेलेक्ट किया गया। वो खुद घर घर जा करके लोगों से प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों के आधार पर यह डिसाइड होता है कि सामने वाले की प्रकृति क्या है। फिर उसको उनके लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस के बारे में उनको अवेयर किया जाता है, ठीक। तो ये था आपका प्रकृति परीक्षण अभियान। ये समझ में आ गया ना? कहीं पर डाउट है? डाउट है तो आप पूछना, हड़बड़ाना नहीं, न डरना नहीं, ठीक है ना। टीचर मेरे कहा करते थे, आस्क अ क्वेश्चन एंड अपीयर स्टूपिड फॉर अ मिनट, डोंट आस्क अ क्वेश्चन एंड रिमेन स्टूपिड फॉर एवर फॉर योर लाइफ, ठीक है। आप अपने डाउट प्रश्न पूछो और थोड़े समय के लिए मूर्ख नजर आओ, या फिर डाउट आप पूछो ही नहीं और जिंदगी भर मूर्ख बने रहो, ठीक है। इसलिए डाउट आपको रहता है, ये सब नहीं सोचना है कि इसीलिए आपके सिलेक्शन से आपका रिश्ता है ना, बगल वाले पड़ोसी का तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डाउट होगा पूछना बिल्कुल बेझिझक होकर के, वही आपको आगे बढ़ाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना प्रकृति परीक्षण अभियान क्या था। इसकी हाँ ऐप भी लॉन्च था, उसी पे ही सारे क्वेश्चन उसी पे ही फीड थे। हाँ उसी पे कितनों ने किया यहाँ पर, किसी का हुआ है? हाँ बहुत बढ़िया। बाकी कहाँ है? नहीं जानना है कुछ हम वात वाले हैं, पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं। चलो ठीक है। अभियान अवधि इनकी थी 26 नवंबर से 25 दिसंबर, 1 महीने पूरा चला था, ठीक। आयुष मंत्रालय द्वारा यह संचालित था। इसमें व्यक्ति की प्रकृति की पहचान की जाती थी। इसमें छत्तीसगढ़ अलग अलग, इसमें क्या है मंत्रालय के द्वारा टारगेट डिसाइड किए गए थे। इसमें आप देखेंगे स्ट्राइक रेट लक्ष्य में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा 3रा, ठीक। स्ट्राइक रेट लक्ष्य क्या है? जैसे एक वॉलंटियर है, जैसे मैंने आप में से किसी एक को चुना कि आपको ये सर्वे वाला काम करना है, जा करके सबसे पूछना है, और मैंने आपको टारगेट दे दिया कि आपको 100 व्यक्तियों का सर्वे करना है। अवधि खत्म हो गई, आप मेरे पास आए वापस, आपने दिखाया कि 80 लोगों का मैंने सर्वे किया, ये आपका स्ट्राइक रेट है, ठीक है। हर वॉलंटियर का एक स्ट्राइक रेट दिया गया था। वैसे ही पूरे राज्य का स्ट्राइक रेट डिसाइड होगा, सबको जोड़ देंगे तो वैसा स्ट्राइक रेट लक्ष्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा देश में? 3रा। और यदि कुल प्रकृति परीक्षण यानी जितने भी टारगेट दिए गए थे सबको समग्र रूप से जोड़ करके एक पैमाने निकालेंगे तो उसपे छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? 9। पर आपको ज्यादा करके इसमें याद रखना है, ठीक। आपको कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन से गेम में हारे, आपको यही पूछा जाएगा आप कहाँ जीते, या आप खुद क्या बताना चाहोगे हम कहाँ जीते, है ना। तो हमेशा ऊपर वाला टारगेट हमेशा याद रखना। स्ट्राइक रेट लक्ष्य में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? 3रा। और कुल प्रकृति परीक्षण अभियान में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? टोटल 9th, ठीक। स्ट्राइक रेट ऐसा मैडम, जैसे मैंने किसी एक व्यक्ति को चुना, ठीक है। सपोज आपका क्या नाम है?
उपेंद्र, उपेंद्र ना, आर रुपेंद्र, ठीक है। तो मैंने जैसे रुपेंद्र को चुना कि आप वॉलंटियर करोगे सर्वे जा जा करके घर पे, ठीक। और मैंने इनको टारगेट दे दिया कि आपको 100 घर जा करके सबसे प्रश्न पूछने हैं और सर्वे करके लाना है, और मैंने इनको टाइम दे दिया 1 महीने का। अब ये 1 महीने की अवधि समाप्त हुई, मैंने इनको बुलाया और पूछा कि आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, आपने कितने घर जाकर के सर्वे किए। उन्होंने बताया मैंने 80 घर में जाकर के सर्वे किया है, यानी कि इनका स्ट्राइक रेट कितना हो गया, 80% का, 80%, ये है स्ट्राइक रेट, ठीक। ये क्लियर है आपको? पूरा पूरा क्लियर है ना? अरे उधर जाएंगे तो हम फिर आयुर्वेद में चले जाएंगे। हाँ? वात पित्त कफ जो है वो 3 दोष होते हैं। वात पित्त कफ, वात जो है गति से संबंधित है, पित्त जो है आपके पित्त जो शरीर में होते हैं, पेट वगैरह के जो विकार होते हैं वो पित्त से होते हैं, कफ जो है वो अलग है। तो ये सारी चीजें जो है ना 3 दोष होते हैं, उसी के कारण रोग होते हैं। जैसे जोड़ों में दर्द किसी को हो रहा है, मतलब वो वात से होता है। आपके गले सूख रहे हैं, गले में प्रॉब्लम है, ये सब सारी चीजें पित्त से होती है। सब कुछ बढ़िया है, चेहरे पे फुंसियां निकल रही, पिंपल्स हो रहे हैं, आपका कफ बिगड़ा हुआ है, ठीक है। वात जो होता है वो सुबह वाला है, पित्त जो है दोपहर वाला है, कफ जो है वो रात वाला है। इसीलिए देखना बच्चों को ज्यादा करके बलगम होता है ना, उनका कफ वाला सिस्टम ज्यादा खराब रहता है, ठीक। और आप देखना गले सूखेंगे, एसिडिटी, ये सारी चीजें जितनी होंगी वो आपकी दिन में ही होंगी, ये वाले समय पे जिस पे सनलाइट रहेगा वो पित्त वाला होता है। तो ऐसी सारी चीजें होती है, ठीक। खैर उस पे अभी उतना नहीं जाएंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये केवल पृष्ठभूमि के लिए था। अगला देखते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। इंग्लिश में क्या होगा बताओ? कहाँ है इंग्लिश वाले? कहाँ है इंग्लिश वाले? बहुत लोग थे ना, थोड़ा ट्रांसलेट करो, क्या होगा ये? स्वास्थ्य सूचकांक तो समझ में आ रहा है, हेल्थ इंडेक्स। असली टास्क तो राजकोषीय है। हाँ, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, ठीक। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स भी एक टर्म हो सकता है, फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स भी एक टर्म हो सकता है, ठीक। FHI इसका शॉर्ट फॉर्म है, FHI आप इस तरीके से याद रख लेना, FHI फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक। इसको जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी, गुड, बढ़िया है। अच्छा, CEO कौन है? नीति आयोग का CEO कौन है? क्या? जोर से बोला करो, वहां से यहाँ सुनाई नहीं देता, जोर से बोलो। नहीं, अमिताभ कांत नहीं है। BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO है, ठीक। तो ये जारी किया गया है आपका नीति आयोग द्वारा, और इस सूचकांक में 18 राज्यों को शामिल किया गया। आप लोग स्कूल में एग्जाम दिए होंगे, ठीक। 5-6 अलग अलग सब्जेक्ट हुए, सबके एग्जाम हुए, सब में आपके मार्क्स आए, फिर आपका फाइनल रिजल्ट कैसे बताया जाता था? सबका एग्रीगेट करके एक परसेंटेज बेस पे, ठीक है। तो ये सूचकांक भी वैसे ही निकाले जाते हैं, अलग अलग आपके मापन के पैमाने होंगे, उस पे हर स्टेट को जो है मापा जाएगा, उस पे उनका रैंक दिया जाएगा, ठीक। और आखिरी में उन सबको जोड़ करके उनका एवरेज निकाल दिया जाएगा, और उसके आधार पे ये रैंक तैयार होता है। क्लियर है? नहीं आया जोर से आवाज? क्लियर है? yes, sir. पक्का? yes, sir. हाँ, ये देख लो भारत के युवा वर्ग को, थोड़ा जोर से बोला करो। शाम का टाइम है, खा के आए होगे ना? नहीं? अरे चलो ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया, 18 राज्य और 5 अलग अलग पैमाने पे हर राज्य को अंकित करके फिर उनका एग्रीगेट निकाल करके एक रैंक तैयार किया गया, ठीक। तो इस रैंक को भी 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे स्कूल पे रिजल्ट आया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये डिसाइड हुआ, उसके बाद सभी मित्रगण आपस में वो फेल हो गया, वो पीछे है, ये सारी चीजें होती थी, है ना। परंतु अब क्या हो गया, अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया ना, इनको A ग्रेड मिला, उनको B ग्रेड मिला, इससे क्या हुआ,
उनका सम्मान थोड़ा बचा रह गया। ये तो नहीं हो कि पूरी बेइज्जती हो रही है। तो यहाँ पर भी ब्रिलियंट, गुड, नॉट गुड, डिजास्टर, इस टाइप का टर्म यहाँ पर यूज नहीं किया गया। यहाँ पर डिप्लोमेटिक वर्ड यूज किया गया है। अचीवर, फ्रंट रनर, यू आर ब्रिलियंट, यू आर अबाउट टू बी ब्रिलियंट, यस यू आर नियर द ब्रिलियंट। ये सारी चीजें इस तरीके की डिप्लोमेसी वर्ड यहाँ पर यूज की गई। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल, ये 4 श्रेणियां बनाई गई। इन्हीं 4 श्रेणियों में सारे 18 राज्यों को इनके रैंक के अनुसार डाल दिया गया। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक आखिर है क्या? हर स्टेट का अपना एक राजकोष होगा। ठीक है, उनमें से वहां पैसा आएगा भी और वहां से पैसा जाएगा भी। ठीक, तो यही ये चीज यहाँ पर देख रहा है कि आपका जो स्टेट है वो आपका फिजिकल हेल्थ, मतलब राजकोष कितना स्वस्थ है, कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना आप पैसे बना पा रहे हो और कितना आप खर्च पा रहे हो और कहाँ पर खर्च कर रहे हो। ये भी आपके पास, यदि कोई एक व्यक्ति है, सपोज उसके पास है 500 रुपए, ठीक, एक व्यक्ति गया जा करके 5 स्टार होटल में खाया, फिर गया झील बोटिंग की और 500 रुपए खर्च। वहीं दूसरे व्यक्ति के पास 500 रुपए, उसने सपोज खरीद लिया 200 रुपए का एक ठेला लगा दिया किराए पे। ठीक, उससे उसको वीकली जो है एक इनकम होने लगी। बाकी बचे 250 का भी उसने कहीं पर इन्वेस्ट किया, उसके भी किराए में लगा दिया। तो उसने क्या किया, यहाँ पर रेवेन्यू डेवलपमेंट किया। उसने जो भी पैसा खर्च किया उससे उसको ही बाद में वो रिटर्न होने वाला है। तो ये क्वालिटी एक्सपेंडिचर हुआ कि वो जो होटल पे जा करके बोटिंग करके उड़ाया, वो सेकेंड या फर्स्ट? हाँ, तो क्वालिटी एक्सपेंडिचर वही देखता है कि आपके पास रेवेन्यू आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कितनी क्वालिटी से आ रहा है। सेकेंड, आप खर्च कर रहे हो तो कहाँ खर्च कर रहे हो, कितनी क्वालिटेटिव एक्सपेंडिचर है आपके स्टेट की। तीसरा, आप कितने ऋण ले रहे हो, कितने उधार ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, आप उसको पे कर पा रहे हो कि नहीं, या आप अपनी क्षमता के अनुरूप ही ऋण ले रहे हो या उससे बढ़कर ले रहे हो। कोई एक व्यक्ति है, ले लिया, उसके पास पे करने के पास संसाधन ही नहीं है, तो इस तरीके का स्टेट में तो नहीं हो रही है गड़बड़ी। ये सारी चीजें जो है इस सूचकांक में देखी गई। तो ये समझ में आया राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या देख रहा है? ये क्लियर है ना? जोर से बोलो, यस और नो। हाँ, बाहर तक आवाज जानी चाहिए, रोड तक पता चलना चाहिए क्लास हो रही है। ठीक, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक आपके स्टेट की फिजिकल हेल्थ देख रही है। और ये फिजिकल हेल्थ, जैसा मैंने बताया, अलग अलग पैमाने पे स्टेट को रेट किया गया। 5 पैमाने, एक एक करके देखते हैं। व्यय की गुणवत्ता, जैसे मैंने अभी बताया, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक, 2 तरीके की एक्सपेंडिचर्स होती हैं, कौन कौन सी? कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सी वाली है? वो जिसने ठेला खरीदा और किराए पे लगाया, जिससे आपके एसेट तैयार हो रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करोगे कि आपके एसेट बन रहे हैं। जैसे आपने डैम कंस्ट्रक्ट किया, बिजली बनी, आपके पास बिजली सरप्लस हो गई, पड़ोसी स्टेट को बेच दिया, मिला पैसा। ठीक है, और इस प्रकार की कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, आपने रोड बनाई, वहां पर से आपको रोड टैक्स मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो भी आप खर्च कर रहे हैं जिससे आपका एसेट डेवलप हो रहा है, रिटर्न आना है आपको, दैट कम्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो चीजें होती है जिससे आपको एसेट नहीं मिलना है, आपने सब्सिडी दी, ठीक, आपने पेंशन स्कीम एक शुरू की कि 70 से ऊपर वालों को 1500 रुपए, हालांकि ये सारी चीजें जरूरी हैं, पर आप किस लेवल पे कर रहे हैं वो देखना होता है। कि आपने एक पेंशन स्कीम शुरू की कि महीने 1500 रुपए मिलेंगे जो भी 70 वर्ष के ऊपर वाले हैं, ठीक, अब आपने चुनाव जीतने के लिए उसको कर दिया 15,000, तो ये गिरावट हुई ना, मतलब लेवल में गिरावट हुई कि आप किस तरीके से उसको एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। तो देखना ये होता है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप ज्यादा कर रहे हो। जिसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा उसको रेवेन्यू मतलब इनकम रिटर्न आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी चीजों पे खर्च कर रहा है जिससे उनको रिटर्न नहीं आना है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यदि वो डाले तो फिर वहां से रिटर्न आना है। तो इस पे यही चीज देख रहा है, व्यय की गुणवत्ता। ये आपको समझ में आया पूरा, व्यय की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें ये देखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से स्टेट का ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से स्टेट का ज्यादा है, ये सारी चीजें करके उनको एक मार्क्स दिया गया। फिर दूसरा है राजस्व जुटाना। राजस्व जुटाना मतलब रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, इसको बोलते हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन क्या है? रेवेन्यू भी आपकी स्टेट 2 तरीके से कमाती है, एक तो होती है इनकी टैक्स इनकम, एक होती है नॉन टैक्स इनकम।
कर राजस्व और गैर कर राजस्व। ठीक, कर राजस्व तो ठीक है, जो आपके टैक्स से आ रहा है। नॉन टैक्स इनकम क्या होती है? जो आपकी टैक्स से नहीं आ रही, अलग चीजें हैं वो बिल्कुल। जैसे आप में से किसी को अपने फादर से पॉकेट मनी मिल रही है 1000 रुपए, वो तो मिल ही रही है आपको, उसके साथ आप यदि कहीं पर जॉब में पार्ट टाइम लग गए, आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें आप स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में समझो, जो टैक्स रेवेन्यू है जो आपके पिताजी ने आपको पॉकेट मनी दी। ठीक, नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि ये हो गया आपका खुद का, जो आप मेहनत कर रहे हो उससे आपको कितनी कमाई हो रही है, वो चीजें हो गई आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, कर राजस्व और, हाँ जोर से बोलो, यहाँ पर जो आदमी खड़ा होता है ना, वो होता है बैटरी, उसका चार्जिंग पॉइंट होता है इधर। इधर से जितनी आवाज आती है ना, उतना ही इधर वाला चार्ज होता है। ठीक है, वहां पर फ्यूज नहीं होना, नहीं तो यहाँ पर हाँ ये भी फ्यूज हो जाएंगे फिर, इसलिए जोर से बोला करो। क्या क्या अच्छा बताते जाओ, क्या क्या एक्सपेंडिचर अभी मैंने बताया, दो टाइप के, पहला कैपिटल, दूसरा रेवेन्यू। ठीक है, फिर राजस्व जुटाना, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में कौन कौन से दो टाइप के रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। ठीक है, तो इनमें भी अलग अलग स्टेट को रैंक किया गया, उनके मार्क्स दिए गए। ठीक, फिर तीसरा आपका आ जाता है राजकोषीय विवेक, फिस्कल प्रूडेंस, यानी आपके पास जितना संसाधन है उसको आप यूटिलाइज करके अपने स्टेट के लिए कितने इनकम आप जनरेट कर पा रहे हो। ठीक, जितने भी आपके पास संसाधन है, सीमित हैं असीमित हैं, जो भी चीजें हैं, उससे आप इन्वेस्ट करके स्टेट के लिए कितनी इनकम जनरेट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिस्कल प्रूडेंस। राजकोषीय विवेक, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने संसाधनों का दोहन कर राज्य के लिए कितना राजस्व जुटा पा रहे हो। ठीक है, ये आता है आपका राजकोषीय विवेक। फिर आता है ऋण सूचकांक। ऋण सूचकांक, दो व्यक्ति हैं, एक के पास है 100 रुपए, दूसरे के पास है 500। जिसके पास 100 रुपए है उसने उधारी ले रखी है 30 रुपए, जिसके जेब में है 500 उसने उधारी ले रखी है 400। ज्यादा अमीर कौन हुआ? हाँ, क्योंकि आप यदि परसेंट वाइज निकालोगे, जिसके पास 100 रुपए है उसके पास उधारी के 30 रुपए है, 30% डेट रेशियो। जिसके पास 500 है उसने उधारी ले रखी है 400, डेट रेशियो कितना हुआ? 80%। ठीक है, तो इसमें ऋण सूचकांक आपको समझ में आया, यही चीज है कि कोई स्टेट, उसकी जीडीपी जितनी, उसकी इकोनॉमी जितनी है, उसके हिसाब से उसने ऋण कितना ओढ़ रखा है अपने ऊपर। ठीक, वो होता है आपका डेट रेशियो कहलाता है वो। तो हर एक स्टेट का अपना एक डेट रेशियो होता है कि उसका डेट रेशियो कितना है उसके इकोनॉमी में। इससे होगा क्या कि यदि आपके पास जितनी भी इकोनॉमी है और आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा या बहुत ज्यादा, आपने सपोज 80% आपने ऋण ओढ़ रखा है, तो आपकी जितनी इकोनॉमी है, आपने जितने का भी बजट बनाया, उसमें से आधे पैसे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाएंगे। आपके स्टेट का डेवलपमेंट क्या होगा फिर, है ना? इसलिए हमेशा बोलते हैं डेट रेशियो कम रहना चाहिए। तो ऋण सूचकांक यही चीज है, ये हर एक स्टेट को नापते हैं कि उनका डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, उनके इकोनॉमी में कितने पैसे हैं राज्य में और उन्होंने कितना ऋण ओढ़ रखा है, उनका इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी चीजें आती हैं ऋण सूचकांक में। और फिर अगला आता है आपका ऋण स्थिरता। ऋण स्थिरता यह बताता है कि आपने जितना ऋण लिया है उतना आपको पेमेंट करने की क्षमता है भी या नहीं। एक व्यक्ति, इसने पहले से उधार लिया, उसको उधार वापस करने का आई तो दूसरे से उधार लिया, उसको वापस करने का आई फिर इसके पास गया, फिर इसे वापस करने फिर उसके पास गया, वो बोला नहीं तो तीसरे के पास गया कि आप दे दो, दोनों तरफ से मिल गया तो फिर उसको लौटा रहा है। ये टोपी पहनाने वाली हरकत नहीं होनी चाहिए, बेसिकली करना है नीति आयोग का। तो यही ऋण स्थिरता देखता है कि आप में कैपेसिटी है कि नहीं, जितना आप डेट ले रहे हो उसको वापस करने की, ये देखता है ऋण स्थिरता। ये चीजें आती है ऋण स्थिरता में। ठीक, डेट सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं इसको, डेट सस्टेनेबिलिटी। ठीक, तो ये 5 पैमाने पे जो है हर राज्य को रेट किया गया है। ये समझ में आया 5 पैमाने? किसी में डाउट है? नहीं, पक्का? हाँ, ठीक। इन 5 पैमानों पे हर स्टेट को मार्क्स दिए गए, उस मार्क्स के हिसाब से रैंक तैयार किया गया। ठीक, और रैंक में देखा जाए तो रैंक में सबसे पहले नंबर पर रहा है उड़ीसा, सबसे पहले नंबर पर रहा है उड़ीसा।
और दूसरे में रहा है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरे पे रहा हमारा छत्तीसगढ़। और जैसा मैंने बताया था कि इन स्टेट्स को सीधे तरीके से ना बोल करके डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। तो आपको छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है 2 चीजें। पहला है इनका रैंक क्या रहा, दूसरा, और इनकी श्रेणी क्या रही, अचीवर। ठीक, ये स्कोर वगैरह जनरली पूछता नहीं है, ये आपके आइडिया के लिए है। 55.2, 56.2 ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको रैंक याद रखना, दूसरा रैंक और श्रेणी अचीवर। ठीक, तो ये आपको पूरा क्लियर है। ठीक, छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में ये इतना पार्ट है, ये पूरा क्लियर है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, जोर से बोलो। हाँ, नवरात्रि आ रही है, जय माता दी मत बोल देना। अगला देखते हैं अपन धान खरीदी। धान खरीदी तो स्टेट फेस्टिवल है हमारा। हाँ जी, स्वास्थ्य सूचकांक वो कितने वर्ष की है? ये पहला संस्करण है इसका, और इसका टाइम पीरियड था आपका 2014-15 से 2023 तक का। 9 साल का टाइम पीरियड इन्होंने लिया था। हाँ, नहीं ऐसा 9 साल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, इनका कोई ऐसा फिक्स टाइम पीरियड नहीं है इस सूचकांक का, पर ये पहला एडिशन था। ये क्या है, लगातार तीसरी बार इसलिए लिखा है क्योंकि जब वो ये कर रहे थे ना आपके 2014-15 से लेकर के 2023 तक जब गणना कर रहे थे। ठीक, नहीं सूचकांक जो है वो पहली बार आया है। ये जो है गणना कर रहे थे, नीति आयोग के पास डेटा रहता है, उन्होंने ईयर वाइज डेटा बना करके रखा है कि इतने इतने साल में इस स्टेट का फर्स्ट रहा, पर उन्होंने पब्लिश नहीं किया था ऑफिशियली, उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए रखा है। यदि आप उसका इंडेक्स निकालेंगे तो पूरा वो ईयर वाइज भी दिया हुआ है, कौन सी ईयर में पहला था। वैसे छत्तीसगढ़ पहले 5वें पे था, परंतु दूसरे पे आ गया फाइनली ऑफिशियल रिपोर्ट में। ठीक, 18 राज्यों को ही अभी लिया गया है, बाकी राज्यों को अभी लिया नहीं गया है। यूटीज वगैरह को नहीं लिया, जो मतलब छोटी इकोनॉमी है जनरली उनको नहीं पकड़ा गया। यहाँ देखना आप, ये जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, यूटी आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर अंडमान निकोबार, ये सारी चीजें 7 सिस्टर जो स्टेट है यहाँ पर, उनको भी नहीं। जितनी छोटी इकोनॉमी जनरली जिनकी गणना है अभी थोड़ी मुश्किल है, या जहाँ पर थोड़ा सा इनबैलेंस चलता पॉलिटिकल, उसमें उनको नहीं पकड़ा गया। अभी 18 राज्यों को ही पकड़ा गया, हो सकता है अगली बार पूरे 28 राज्य और 8 यूटी में निकाल दे, यू नेवर नो। ठीक, तो अब देखते हैं धान खरीदी। ठीक, ये कंपैरिजन है, धान खरीदी का आपका कंपैरिजन है। ये पिछले साल का डेटा है, ये इस साल का डेटा है, अभी ज्यादा ध्यान इस पे देना। ठीक, गणना डेट क्या रही, खरीद अवधि 14 नवंबर से 31 जनवरी। 14 नवंबर बाल दिवस से शुरू हो गई धान खरीदी। ठीक, एंडिंग डेट 14 फरवरी कर देते तो याद रखने में और आसानी हो जाती है ना। तो 14 नवंबर से 31 जनवरी खरीद अवधि। लक्ष्य कितना रखा गया था इस बार, 160 लाख मीट्रिक टन। ठीक, अच्छा ये आपको पता है कि टन और मीट्रिक टन में क्या डिफरेंस है? टन अलग होता है, मीट्रिक टन अलग होता है, कि दोनों एक होते हैं, कि टन होता ही नहीं है, मीट्रिक टन बस होता है? कोई मैथ्स बैकग्राउंड वाला यहाँ आप? हाँ बताइए यदि आइडिया हो तो। और मीट्रिक टन में अच्छा नहीं, टन देखिए, टन वैसे टन यूनिट होती नहीं है। टन यूनिट को 2 टाइप, लॉन्ग टन एक होता है, एक शॉर्ट टन होता है। लॉन्ग टन 1000 के पार जाएगा, शॉर्ट टन 1000 के नीचे रहेगा। एक जैसे आप नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, 1 टन यानी 1000 किलो बोल देते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, परंतु ऐसा है नहीं। टन जो है उसके 2 ही यूनिट बोलते हैं, एक लॉन्ग टन होता है, एक शॉर्ट टन होता है। लॉन्ग टन यदि आप जाएंगे तो एक लॉन्ग टन में 1016 किलोग्राम होते हैं, और एक शॉर्ट टन में 917 किलोग्राम होते हैं। ये जो मेट्रिक टन है ना, यही ओरिजिनल है, जिसको हम लोग 1 टन बोल देते हैं। एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम, ठीक है, और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, ठीक है। तो 160 लाख मीट्रिक टन टारगेट था अपना, और खरीदी कितने की हुई,
149.25 लाख मेट्रिक टन। ठीक है ना, ये आप बिल्कुल एकदम बांध लो अपने जैसे भी है। 149.25 लाख मेट्रिक टन इस बार धान की खरीदी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, 149.5 लाख मेट्रिक टन। अच्छा, ये विजिबल वहां से है ना, येलो कलर विजिबल है या डार्क कलर यूज कर लेता हूँ यार, इसको यूज कर लेता हूँ ब्लू। तो 149.25 लाख मेट्रिक टन कुल धान की खरीदी हुई। प्रति एकड़ खरीद सीमा कितनी थी? 21 क्विंटल प्रति एकड़, पिछले साल जैसे। वैसे 1 एकड़ में कितनी प्रोडक्शन हो जाती होगी, क्या लगता है आपको, अंदाजा है किसी को? 21 क्विंटल तो होता है, तभी सीमा है। वैसे कितनी हो जाती है? 21 से ज्यादा होती है, कम होती है? कितनी ज्यादा? 22 तक होता है। अच्छा, हाँ ये भी अच्छा है, पर एक जैसे एक अनुमानित आंकड़ा कुछ, ये तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि यदि सामने वाला पूछे तो फिर ऐसा जवाब दो। 1 क्विंटल में कितना होता है सर? डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भी अच्छा है, चलो इसको आप सर्च करके रखना, ठीक है, क्योंकि हम खाने में तो हम बराबर हैं, जानने में कम हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा आप सर्च करना है इसको, 1 एकड़ में कितने। अच्छा, एकड़ बड़ा होता है कि हेक्टेयर बड़ा होता है? चलो ये बढ़िया, हाँ इतना तो है। चलो, प्रति एकड़ खरीद सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़। ठीक, धान उपार्जन केंद्र रहे 2739 से, और पंजीकृत किसान इस बार 27.78 लाख। कई जगहों पर अलग अलग डेटा मिलता है, यदि इससे कम आपको दिखे तो ये वो साफ समझ लेना आपकी वो अपडेटेड नहीं है। अभी जो सबसे लास्ट डेटा है वो ये है, इससे यदि ज्यादा हो जाए तब आप समझ लेना कि ये पुराना हो गया, वो नया। ठीक है, 27.78 लाख कुल पंजीकृत किसान थे, और नए किसान इनमें थे लगभग 1.5 लाख, 1.59 लाख। ठीक, और 25 लाख, लगभग 25.5 लाख किसानों से खरीदी की गई। पर इसमें आप ये 2-3 डेटा बिल्कुल याद रखना। ये कुल धान खरीदी आपके 149.25 लाख, लक्ष्य था 160 लाख मेट्रिक टन। ठीक, पंजीकृत किसान लगभग 27,78,000, लगभग 27 लाख आप याद रखना। ठीक, रकबे आपके लगभग 34.5 लाख हेक्टेयर। ठीक, इसमें किसी को डाउट है? नहीं, क्लियर है? आगे बढ़े इससे। हाँ बोलो। रकबा जितने एरिया में खेती हुई। ठीक है, हाँ आप पक्का महासमुंद से होगे? नहीं, जो बोला। अच्छा, नहीं है क्या? पड़ोसी हैं क्या तो फिर? चल अच्छा ठीक है, चलो। समर्थन मूल्य रहा 2300 प्रति क्विंटल सामान्य धान का, और धान ग्रेड ए का हमेशा 20 रुपए ज्यादा रहता है। ठीक, 2320 रुपए प्रति क्विंटल ग्रेड ए धान का। पिछले साल से कितना ज्यादा है? कौन कौन यहाँ एप्टीट्यूड पढ़ा है? मैथ्स अभी हुआ है आप लोग का? नहीं हुआ है, एप्टीट्यूड पढ़े होंगे। बताओ घटा करके कितना आ रहा है? 143। ये इनमें तो 20 ही रुपए है। हाँ, 117 रुपए बढ़ा है। ठीक है, 2300 रुपए प्रति क्विंटल सामान्य धान, 2320 ग्रेड ए। सर्वाधिक धान खरीदी हुई महासमुंद से। महासमुंद से पहले क्या रहता था? हमेशा जांजगीर रहता था। अब शक्ति जिला अलग हो गया तो फिर कम हो गई है उसकी उत्पादन। ठीक है, पहले नंबर पर अब रहेगा महासमुंद, लगभग 11.04, लगभग 11 लाख मेट्रिक टन। दूसरे नंबर पर है बेमेतरा, तीसरे नंबर पर है बलौदा बाजार, भाटापारा, पूरा मैदानी इलाका। ये सब कहीं पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं देखने को मिलेगा, पूरा मैदान, पूरा धान बो रहे हैं, है ना। तो पहले नंबर पर महासमुंद, दूसरे में बेमेतरा, तीसरे पे बलौदा बाजार, भाटापारा। आपको ये डेटा बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्रम आप याद रखना, महासमुंद, बेमेतरा, बलौदा बाजार। ठीक है, धान खरीदी में वैसे भी आपको मैदानी इलाका ही हमेशा पहले में मिलेगा, है ना। ये चीजें तो आप छत्तीसगढ़ उसमें पढ़ते ही हैं। निम्नतम धान खरीदी नारायणपुर 3.80 लाख
क्विंटल, इस पे यूनिट पे आप ध्यान देना, लाख क्विंटल है यहाँ पर, टन नहीं है, ठीक है। 3.80 लाख क्विंटल नारायणपुर और सुकमा में 9.29 लाख क्विंटल, ठीक। और इसमें भी इस बार 3 डेटा एक्स्ट्रा दे दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। मोटा धान इनमें से रहा उसका 81.98 लाख मेट्रिक टन, ये उसी डेटा का है। इसको टोटल आप करोगे 149.25 लाख मेट्रिक टन आएगा, ठीक। और इसमें यानी 149.25 लाख मेट्रिक टन में मोटा धान की अमाउंट वो रहा आपका 81.98 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। सरना धान, हाँ बोलो, 56.5 लाख, नहीं नारायणपुर। अब हो सकता है उन्होंने डेटा अपडेट किया हो, तो लास्ट टाइम मैंने देखा था तो नारायणपुर था, ये अपडेट करेंगे और फिर इसमें सुधार कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मोटा धान था 81.98 लाख मेट्रिक टन, फिर सरना धान 56.5 लाख लगभग, और पतला धान लगभग 11.25 लाख, ठीक है। ये नया डेटा है, आप इसको याद रखना, क्या पता वो पूछ दे, ठीक है। और धान खरीदी महापर्व की शुरुआत हुई थी आपकी बालोद जिला के भाटा गांव से, भाटा गांव, ठीक है। ये क्लियर है आपको पूरा? जोर से बोलो तब तो समझ आए। हाँ, आगे बढ़े ना। नवा रायपुर में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ठीक। साइंस सिटी, साइंस पार्क जो है वो है आपका कहाँ? छत्तीसगढ़ में साइंस पार्क है? यस सर। कहाँ है? भिलाई। और बताओ बताओ क्या क्या आंसर है, बताओ यार। सुकमा, और कोई जिला किसी को लग रहा हो? बस सुकमा ही कि बाकियों को नहीं मालूम? कौन कौन है सुकमा वाले, हाथ उठाओ। बस एक ही, बाकी कहाँ घूम रहे? सुकमा में ही है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ प्रस्तावित है। हम एस्पिरेंट लोग के लिए तो मान ही लो कि वही है, क्योंकि कागज में अब आ चुका है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब भी पार्क हैं कहाँ अभी, हाँ तो सभी गए हैं, जाके देखो तो। हाँ ठीक, साइंस पार्क जो है वो सुकमा में ही है, और नवा रायपुर में अभी साइंस सिटी बनने वाला है। डिफरेंस क्या होता है साइंस सिटी और साइंस पार्क में, कुछ आइडिया है? पार्क में वो सभी चीजें करके जाती है जो साइंस से रिलेटेड विज्ञान से सभी चीज के बारे में बताती है। साइंस सिटी देखो, साइंस पार्क और साइंस सिटी दोनों जो है अलग है। साइंस पार्क आप कई पार्क सुने होंगे, अप्रैल पार्क, एल्यूमिनियम पार्क, ये सब किसके लिए है? इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए है ना। तो साइंस पार्क वो भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए है, वहां पर स्टार्टअप्स आएंगे, साइंस से रिलेटेड चीजें, वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी से जो जुड़े हुए स्टार्टअप्स हैं वो आएंगे वहां पर साइंस पार्क में। तो वो कमर्शियल प्लेस है, खरीद बेच सकते हैं उनको आपस में राज्य और सामने वाला निवेशक। ये होता है आपका साइंस पार्क। और साइंस सिटी क्या होती है? इसमें ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनता है। यहाँ पर अलग अलग मॉडल होंगे, जैसे वो होता नहीं एनिमेशन, कुछ बने हुए गए डायनासोर ऊपर नीचे हो रहा है, इस टाइप के कई टाइप के मॉडल वहां पर रहेंगे। बच्चों को ले जा करके वहां पर सिखाते हैं। कई जगह पे प्लेनेटोरियम भी होता है, प्लैनेट्स की वहां पर वो दिखाते हैं कि वो कैसे घूम रहे हैं, ग्रहण कैसे लगते हैं, प्रोजेक्टर रहता है, वहां जाकर के आप देखोगे तो पूरा तारामंडल दिखाई देगा। ये हाँ यहाँ पर है, गए हो आप वहाँ? बचपन में गए। हाँ तो यहाँ है साइंस सेंटर, ठीक बोल रहे हैं। तो ये साइंस सिटी जो है थोड़ा बड़ा एरिया में होता है उससे। अब समझ में आया साइंस सिटी और साइंस पार्क में अंतर? एक साइंस पार्क सुकमा में और साइंस सिटी अब बन रही है नवा रायपुर में। जब यहाँ पढ़ोगे तब वहाँ निवेश कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो कमर्शियल प्लेस है, डायरेक्ट नहीं जा सकते। यहाँ से सीखो फिर वहाँ निवेश करो आप, ठीक। तो ये बन रही है आपकी नवा रायपुर अटल नगर पे, और ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की साइंस सिटी बनेगी, ठीक। इसमें कई प्रकार के रोबोटिक्स और एआई लैब भी होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई यहाँ पर मॉडल यहाँ पर लगेंगे लोगों को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। और ये नवा रायपुर में हो रही है, इसके लिए 30 एकड़ भूमि का चयन हुआ है, ठीक। ये सेक्टर 13-14 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जगह आप याद रखना 30 एकड़
नवा रायपुर। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें इतना ही था नवा रायपुर में। ठीक है, आगे बढ़े। अरे जोर से बोलो। हाँ, ये बार बार याद दिलाना पड़ता है आप लोग को। आचार्य विद्यासागर महाराज स्मारक, ये इनका निर्माण हो रहा है डोंगरगढ़। पिछले वर्ष 18 फरवरी को इन्होंने संलेखना विधि से अपना देह त्याग दिया था। ठीक, तो अब वहां पर इनके इसमें स्मृति में एक समाधि स्थल या स्मारक आप बोल सकते हो, स्मारक बनाया जा रहा है। मंदिर नुमा स्मारक होगा, वो जैन मंदिर टाइप का वो दिखेगा। ठीक है, वहां पर एक स्मारक के रूप में विकसित होगा। साथ ही साथ उनमें उस स्मारक में इनकी चरण जो है, चरण प्रतिमा अष्ट धातु की बनी हुई। ठीक, अष्ट धातु की बनी हुई चरण चिन्ह जो है स्मारक के मध्य में रखी जाएगी। और ऐसे ही चरण चिन्ह कुल 108 बनवा करके देश के विभिन्न जैन मंदिरों में भी भेजा जाएगा। ठीक, तो ये जो आपकी स्मारक बन रही, कहाँ बन रही है? सबसे पहले डोंगरगढ़। चंद्रगिरी पर्वत वहां पर एक है, और एक और क्या है वहां पर? प्रज्ञागिरी पर्वत। प्रज्ञागिरी पर्वत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। वहां पर बौद्ध सम्मेलन होता है। ठीक, प्रज्ञागिरी बौद्ध धर्म से संबंधित, चंद्रगिरी जैन धर्म से संबंधित। तो चलो, राजकट्टागढ़ के वहां पर एक क्षेत्र है चंद्रगिरी पर्वत के पास, वहां पर इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है कुल 4.5 एकड़ जमीन में। ठीक, स्मारक के अलावा यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनेगी। म्यूजियम में इनके जीवन से घटित जो भी चीजें हैं, जैसे कब इन्होंने वैराग्य लिया, ठीक, ये सारी चीजें, जो प्रथम उपदेश, ये सारी चीजें जो है वहां पर चित्रित की जाएगी, वहां पर म्यूजियम में रखी जाएंगी जैन लोगों के लिए। और ये दिगंबर जैन थे, है ना? दिगंबर जैन थे। 2 जैन होते हैं, आपको मालूम होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, और यहाँ पर एम्फी थिएटर में आचार्य का होलोग्राम स्टैचू लगेगा। इसकी हाइट होगी 54 फीट। ये होलोग्राम स्टैचू आप समझते हैं क्या? हाँ, प्रोजेक्ट करते हैं। वो देखिए आपने मार्वल की कोई पिक्चर देखी है, आयरन मैन वाली? उसमें वो जार्विस को बोलता है ना, वो दिखाता है मॉडल एक, देखे है ना आप? साइंस ऐसा कुछ, जार्विस इसे दिखाओ बोलता है तो वो प्रोजेक्ट ऐसा करता है, उसके सामने ऐसा ऐसा पलटता है जिसे वो देखे हैं। कौन कौन नहीं देखा है बताओ? अच्छा, आप नहीं देखे हैं? तो चलो आज सर्च करके थोड़ा सा फोटो बस देख लेना भाई, पिक्चर मत देखना, है ना? तो वो जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है उसको। ये स्टैचू ओरिजिनल नहीं होगी, उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। वो आपको वहां दूर से देखोगे स्टैचू ही लगेगी। एम्फी थिएटर वो होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने प्रोजेक्टर यहाँ पर लगा दिए 4, यहाँ पर मैंने शुरू किया तो वो एक यहाँ पर मॉडल पेश कर देगा जो आपको लगेगा कि वो स्टैचू ही है। और इसके चारों ओर यदि मैं चेयर लगा दूं थिएटर टाइप की, तो वो हो जाता है एम्फी थिएटर। वहां पर बैठ करके लोग देख सकते हैं स्मारक को, और फिर जो भी है इनकी यादों में या इनके उपदेश को वहां पर बैठ करके याद कर सकते हैं। तो वो होता है एम्फी थिएटर। तो उसी एम्फी थिएटर में 54 फीट की इनकी होलोग्राम स्टैचू लगेगी। ठीक है, ये क्लियर है? इनकी स्मारक बनेगी डोंगरगढ़ में, चंद्रगिरी पर्वत के पास। ये क्लियर है पूरा ना? यस सर। हाँ, समझ आ रही है पूरी बात? यस सर। अगला देखते हैं डेयरी पायलट प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इससे एक एमओयू किया गया है। यहाँ पर डेयरी पायलट प्रोजेक्ट जो है, डेयरी प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट वो होता है जो शुरू में एक्सपेरिमेंटल दौर पे आप कुछ ही जगहों पर शुरू करते हो, उसके बाद उसके रिजल्ट एनालाइज करते हो और फिर धीरे से एक्सपांड करते हो। ठीक, तो यह डेयरी पायलट प्रोजेक्ट जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य है किसान और पशुपालक दोनों की आय को दोगुनी करना। ठीक, यह ऐसा इसलिए क्योंकि आज जितनी डिमांड है भविष्य में उससे बढ़ने वाली है। आज का जितना आपका खर्च हो रहा है, आपके खर्च जो है आगे जा करके बढ़ने ही वाले हैं, तो आय भी तो बढ़नी चाहिए। ठीक, तो इसलिए किसान और पशुपालकों की आय को दुगनी करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, जितने भी जैसे पशुपालक हैं, वो जैसे पशु खरीद बिक्री हो रही है, उनके लिए उनको सहायता दी जा सकती है, लोन वगैरह, सब्सिडीज वगैरह। पशुपालक जो होंगे उनके पास अपनी जमीन होगी, उनमें उनको जागरूक किया जा सकता है या उनको फिर
प्रशिक्षण दिया जा सकता है कि आप यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें उगा सकते हैं, कुछ फसल ले सकते हैं सब्जी वगैरह की, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। कुछ जानवरों के पोषण के बारे में हो सकता है उनको बताया जाएगा कि ये आप खिलाओ तो आपके जानवर ज्यादा पोषित रहेंगे और दूध की मात्रा बढ़ सकती है। फिर दूध की क्वालिटी के बारे में हो सकता है जागरूक किया जाएगा। दूध भी अलग अलग क्वालिटीज की होती हैं, जो बिक रही हैं, कम बिक रही हैं, कुछ हायर क्वालिटी की होती है, वो ज्यादा रेट पर बिकती है। इस प्रकार की चीजों से उनको जागरूक करके उनकी इनकम बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये है आपका डेयरी पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसमें कई टाइप की और भी हो सकती है, जैसे कि आपकी अब पशुपालन हो रहा है, गोबर वगैरह मिलेंगे, उसके लिए बायोगैस या बायो फर्टिलाइजर प्लांट आपने लगा दिया किसी एक गांव में, सारे किसान आ रहे हैं, पूरा गोबर वहां पर डंप हो रहा है, बायोगैस बन रही है, सरकार उसको बेच रही है, पैसा आ रहा है, जितना पैसा आ रहा है सभी किसानों में बांट दिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सहकारिता, ठीक है, यही होती है सहकारिता। तो ये सारी आइडियाज भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इन्हीं चीजों के लिए सरकार यहाँ पर निवेश करने वाली है 5 करोड़ रुपए, ठीक। और ये पायलट प्रोजेक्ट जो है अभी 6 जिलों में शुरू किया जाएगा। शुरुआत में 6 जिलों में शुरू किए जाने की योजना है। एक पहला सारंगगढ़ बिलाईगढ़, फिर उसी से लगा हुआ महासमुंद, महासमुंद के नीचे कांकेर, फिर कोंडागांव, और सरगुजा संभाग के 2 जिले शामिल होंगे, पर कौन कौन से जिले हैं अभी डिसाइडेड नहीं है, वहां पर सर्वे चल रहा है, जिले के नाम बाद में सामने आएंगे। परंतु 6 जिलों में ये डेयरी पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। ये इतना क्लियर है आपको? कितने जिले में शुरू हो रहे हैं? कौन कौन से जिले हैं बताओ? पहला जितने बोले किसी को समझ में आया? एक एक करके बोलो। पहला जिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाकी 2 कहां से? बहुत बढ़िया। ऐसा ये होता है ऑर्गेनाइज्ड। नदी में बाढ़ आए टाइप तटों को बहाकर नहीं ले जाना है, अपने को बनना है डैम। हमारी एनर्जी हमको चैनलाइज करनी है, ठीक है। तो ये इस योजना में शामिल जिले 6। छत्तीसगढ़ में वर्तमान दुग्ध उत्पादन हो रहा है लगभग 58 लाख लीटर, और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अभी छत्तीसगढ़ में कितनी है? किसी को आइडिया? आसपास कोई रफ फिगर ध्यान आ रहा हो? प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता नहीं, अभी बढ़ गया है 192 ग्राम, 192 ग्राम पर डे। ये है अभी छत्तीसगढ़ में दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति 192 ग्राम, ठीक। हाँ, ये अभी लास्ट ईयर का डेटा है ये तो, ठीक है। वो आपका 72-78 वाला शायद पुराना होगा, क्योंकि इससे पहले 180 था, 180 से बढ़कर के अभी, हाँ, तो ये इतना है अभी। ये क्लियर है आपको? जोर से बोलो। हाँ। अब देखते हैं, अनुपूरक बजट पारित किया। अभी तो वैसे फुल बजट आ गया कल, इससे पहले सरकार ने अनुपूरक बजट पारित किया था फरवरी माह पे, ठीक। ये अनुपूरक बजट क्या होता है, किसी को आइडिया? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक, करेक्ट है, यही होता है अनुपूरक बजट। इंग्लिश में अनुपूरक बजट, हिंदी में सप्लीमेंट्री बजट, ठीक है, सप्लीमेंट्री बजट। बजट को बजट ही बोलते हैं, ठीक, सप्लीमेंट्री बजट। तो तृतीय अनुपूरक, ये तीसरा अनुपूरक बजट था इस साल का, फाइनेंशियल ईयर का। अच्छा ये बताओ कि अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। जैसे अभी 1 अप्रैल से ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक। आ जाओ आप भी पढ़ लो। दूध की बात आई तो आ गई, ठीक। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको कौन सा फाइनेंशियल ईयर डिनोट करोगे आप? 24 या 25
कौन सा होता है? ये सही है या ये सही है? 24-25 तो ठीक है, पर वैसे आप शॉर्ट में लिखना चाहो क्या सही होता है इसमें से? अच्छा, ये वाले कितने हैं और ये वाले, तो बाकी कहाँ है? नहीं नहीं, सबको हाथ उठाना है। बताओ, अंदाजा कुछ तो लगा रहे होगे ना, लगाओ। यही ट्रिक तो आपको एग्जाम में लगानी है। जहां वहां नहीं पता, जहां 4 ऑप्शन नहीं पते, चलो एक एलिमिनेट आपने कर लिया, 3 आपको पता है, वहां आपको दिमाग लगा के आंसर निकालना है, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको 100 में से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने लगा दिए, नहीं होगा। 100 में से 50 ही आएंगे, 30 लगाना ही पड़ेगा ऐसे ही एलिमिनेशन से। तो प्रैक्टिस यहीं से शुरू करो। बताओ, ये 24 वाले कौन कौन है? सबके हाथ उठने चाहिए, मैं देख रहा हूँ। हाँ, और ये 25 वाले? हाँ ठीक है, उधर से नहीं उठे। मैं बोला ना, पूरा दिखता है यहाँ पर, ऐसा कैच करता है कि ये नहीं उठाया, वो नहीं उठाया। ठीक, तो ये जो है ये वाला सही होता है, FI 25। ठीक, एंड जो हो रहा है उसको लिखते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25। वैसे तो आप 2024-25 ठीक है, पर शॉर्ट में जितने भी आप रिपोर्ट देखोगे तो इस फॉर्म में वो लिखा रहेगा करंट फाइनेंशियल ईयर को। ठीक है, तो ये अनुपूरक बजट, तीसरा अनुपूरक बजट सरकार ने पारित किया था, और पारित भी कितने का किया? 19,762 करोड़ का। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। ठीक, जब राज्य सरकार बजट पारित करे उसके बाद यदि किसी विभाग के लिए बजट कम पड़ गया, कोई नई योजना वो शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसी अनफॉर्सिन इवेंट आ गई जिसमें तुरंत पैसे की आवश्यकता है, इस प्रकार के जब यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं, तब सरकार जो है सप्लीमेंट्री बजट लाती है, अनुपूरक बजट। हालांकि वैसे आप टेक्निकल कंसेप्ट में जाओ तो अनुपूरक बजट लाना अच्छा माना जाएगा या नहीं? बताओ। नहीं मानते, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है ना। और यहाँ तो तीसरा है, 1-2। पर ये सब भी क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट प्लान करके रखी रहती है नई योजनाएं। जैसे उन्होंने बजट में घोषणा नहीं की, उन्होंने सोच कर रखी होगी कि इस बार हरियाली में वाली बजट हम लाएंगे, उस समय घोषणा करेंगे और अनुपूरक बजट ला करके मानसून सत्र पे पास कर देंगे। ऐसे कई बार उन लोग योजना भी पारित रहती है। ठीक, तो इस बार 19,762 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट पारित हुई। और अब राज्य बजट का कुल आकार उस फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कितना हो गया है? लगभग 1,75,342 करोड़, यानी कि रफली 1.25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आप फिगर्स को इस तरीके से याद रखा करो। आप 1,75,000 करते रहोगे, एग्जाम में भूल जाओगे। ये 1.25, 1.3, 1.5, 2.5 ऐसे करोगे तो याद रहेंगे, क्योंकि डाटा आपको रटने के लिए बहुत सारे होते हैं, है ना। तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए टोटल जो है बजट का आकार हो गया फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, जिसमें मुख्य बजट जो है आपका रहा था लगभग 1.5 लाख करोड़ का। ठीक, 1,47,000 करोड़। फिर प्रथम अनुपूरक 7,000 बोलो 329 करोड़। द्वितीय अनुपूरक, ठीक, फिर तीसरा। अब कुल आकार कितना हो गया? अब ठीक, इतना हो गया आपका बजट का कुल आकार। इसमें कई निर्माण, जैसे सड़क निर्माण के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, 2250। कृषि पंप निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना जो कृषकों को दी जा रही है, उसके लिए 2200 करोड़। अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए 1043 करोड़। अंत्योदय योजना के लिए 451 करोड़। फिर पेंशन योजना, ये सब के लिए अलग अलग डिविडेंड इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि इतने इतने आपको एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है पूरा? जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, ये क्या है ना, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है कई बार पूछ देता है, इसलिए आपको ये सारी चीजें थोड़ी बहुत याद रखनी जरूरी है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में रेल विकास। अभी भारत सरकार का बजट आया था, कब आता है? 1 फरवरी को। ठीक, 1 फरवरी को भारत सरकार का बजट आ जाता है। उसमें उस केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए 6,925 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ठीक, ये पैसे किसमें जाते हैं? रेल विकास मतलब क्या है? ठीक है, जहां पर सिंगल लाइन है वहां पर डबल कर दिए, जहां पर मीटर गेज है उसको ब्रॉड गेज कर दिए। ठीक, पटरियां वहां पर मेंटेनेंस वगैरह के काम है। और अभी तो कवच सिस्टम भी लग रहे हैं रेल पे, है ना, सेंसर्स के थ्रू वो यदि एक ही ट्रेन पर 2 रेलगाड़ियां आ जाती है तो वो
वहां पर सिग्नल को है एक्टिवेट कर देगा, रेड हो जाएंगे सिग्नल, ट्रेन वहां पर रुकेगी, नहीं रुकेगी तो ट्रेन आपस में सामने आकर के रुक जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं इसमें, उतने हम नहीं जाएंगे उतना डिटेल में। तो सुरक्षा कवच सिस्टम यहाँ पर लगेंगे कुल 1105 किलोमीटर में। ठीक, और अभी वर्तमान में कितने कवच लगाने का काम जारी है? 365। एक साल में कितने दिन? 365। ऐसे याद रखना। ठीक, 365 किलोमीटर में कवच लगाने का काम अभी जारी है। कवच मतलब ये कवच सिस्टम है। ठीक है, एक कर्ण वाला कवच नहीं है। ठीक, और छत्तीसगढ़ अभी रेलवे नेटवर्क का लगभग 100% इलेक्ट्रीफाइड ये हो चुके हैं। और अमृत भारत स्टेशन तहत अभी छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। पहले फेज में कितने थे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में इंक्लूडेड? 7। ठीक, अभी पूरे 32 के 32 को इंक्लूड कर लिया गया है। कई प्रकार की यहाँ पर फैसिलिटीज दी जाएंगी, मॉल वगैरह भी होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह भी आ जाएंगे, लिफ्ट लगेंगे, पार्किंग सुविधा थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है फैसिलिटी दी जाएगी, इसलिए इनको बोला जाता है अमृत भारत रेलवे स्टेशन बोला जाएगा। ठीक, ये क्लियर है आपको पूरा? जोर से बोला करो। हाँ, अब देखते हैं नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक, नेशनल गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुई है इस साल? उत्तराखंड में। अच्छा, इसका एडिशन कौन सा था? 38th एडिशन आयोजित हुई उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोई एक पर्टिकुलर जगह वो नहीं देगा कि देहरादून में हुई कि हरिद्वार, सारी जगहों पर खेलों का आयोजन हुआ है। नेशनल गेम्स या इस टाइप के जो बड़े गेम्स के इवेंट होते हैं, किसी एक ही जगह पर आयोजित करा पाना बहुत मुश्किल होता है, सारी फैसिलिटीज वहां पर नहीं होती है। ठीक है, एक ही जगह पे आप स्विमिंग पूल बना दो और एक ही जगह पे घुड़दौड़ हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन उसके लिए सुटेबल होते हैं, इसलिए अलग अलग जगह पे आयोजित की जाती है कई खेल आयोजन। हरिद्वार में भी हुई, पौड़ी में भी हुई, देहरादून में भी हुई। तो आप राज्य याद रखना, आयोजन कहाँ हुआ आपके? उत्तराखंड में। ठीक, अवधि रही 28 जनवरी से 14 फरवरी। ठीक, शुभंकर इसका रहा मौली। मौली कौन? उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी है मोनाल, उससे प्रेरित उसी का नाम रखा गया मौली। यही है मौली, शुभंकर मैस्कट। ठीक, शुभंकर जो है आपका मैस्कट, इसका नाम है। देखो यही है मोनाल। ये इस प्रकार का बहुत, मतलब थोड़ा आप फोटो देखोगे तो मोर टाइप का दिखेगा, बट वो मोर नहीं है, वो है हिमालयन मोनाल। उसी को इन्होंने शुभंकर बनाया, उसका नाम रखा मौली। ठीक, जैसे यहाँ भी बस्तर ओलंपिक हुआ था तो क्या था उसका मैस्कॉट? भैंसा और पहाड़ी मैना। ठीक, पहाड़ी मैना उन्होंने शुभंकर बना दिया। यदि उसका कुछ नाम दे दिया होता, जो भी आप नाम सोच सकते हैं, कोई भी नाम उसको दे दिया है ना, तो वो उस शुभंकर का नाम हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर हिमालयन मोनाल पक्षी, उससे प्रेरित रहा मौली। मौली जो है शुभंकर। इसका नेशनल गेम्स 2025 एडिशन कौन सा? 38। ठीक, इसका टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। ठीक, इसमें ये चीज आप याद रखना, मौली है ये उत्तराखंड आपका होस्ट स्टेट है। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं आपको जानने लायक। पहला तो ये है कि छत्तीसगढ़ ने कितने मेडल जीते हैं और उनका मेडल टैली में लिस्ट क्या है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है अभी। ठीक, छत्तीसगढ़ ने मेडल जीते हैं 20, जिसमें 5 गोल्ड मेडल है, 4 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज है। ठीक, पर यदि आप मेडल टैली में जाओगे तो मेडल टैली नेशनल गेम्स का अपडेटेड नहीं है। आप ऑफिशियल साइट में भी जाओगे तो यही मेडल टैली दिख रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है आपको दिखेगा 25वें नंबर पे, और उसमें दिखाया जा रहा है कि आपके छत्तीसगढ़ 16 पदक जीता है, परंतु वास्तविक में जीता है 20। तो जैसे छत्तीसगढ़ का मेडल टैली में जो स्थान है वो अपडेटेड नहीं है, वैसे ही और भी कई स्टेट हैं जिनका स्थान अपडेटेड नहीं है। तो ये बाद में सफल हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए आप जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, सब छापेंगे 20 पदक जीते, मेडल टैली में स्थान कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो यदि मेडल टैली आपको पूछता भी है, वैसे नहीं पूछेगा, पर पूछेगा तो आपके पास सोर्स लगाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें दिया गया है 25वें नंबर पर वास्तव में छत्तीसगढ़ ने जीते हैं कुल पदक 20, 5 स्वर्ण, 4 रजत, 11 कांस्य। इसको तो आप जरूर करके याद रखना, 5 गोल्ड। ठीक है, इतना क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ना है? मजा आ रहा है कि नींद आ रहा है, ये बताओ। कितनों का आ रहा है? ये देखो
झूठ बोले कौवा काटे, ठीक है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ के पदक विजेताओं पर हम नजर डाल लेते हैं, ठीक। ये गोल्ड मेडल विजेता है, 5 गोल्ड मेडल मिले, बताया ना। मिशा संधू, छत्तीसगढ़ को पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही दिलाया कलारीपयट्टू में, ठीक। दूसरा गोल्ड मेडल विवेक सिंह, इन्होंने भी दिलाया कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू जो है मार्शल आर्ट है केरला का। बहुत सारे इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, वेट कैटेगरीज अलग हैं, हाई किक, लो किक, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनकी। तो यहाँ पर कैटेगरी भी लिखा हुआ इनका 40 to 60 kg वेट कैटेगरी में मिशा संधू ने लाया, और हाई किक बिलो 5.6 फीट ये कैटेगरी है। खैर कैटेगरी उतना आपको आवश्यकता नहीं है, स्पोर्ट्स आप याद रखना। विवेक सिंह कलारीपयट्टू, मिशा संधू कलारीपयट्टू, फिर ज्ञानेश्वरी यादव, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, है ना। ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, मीराबाई चानू वाला वेट लिफ्टिंग, ठीक। फिर अगले विजय कुमार, ये भी वेट लिफ्टिंग में, पर इनका वेट कैटेगरी 55 kg का। और फिर 5वां गोल्ड मेडल टीम इवेंट में आया योगासन, प्रकाश कुमार और प्रभाकर सिंह, ठीक। प्रकाश कुमार और प्रभाकर सिंह। प्रकाश कुमार का आप नाम स्पेशली याद रखना, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल तो जीता टीम इवेंट में, इंडिविजुअल एक इवेंट हुआ था उनमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो ये नेशनल गेम से छत्तीसगढ़ के इकलौते खिलाड़ी हैं जो 2 पदक लेकर लौटे हैं, ठीक है। तो ये 5 हमारे छत्तीसगढ़ के गोल्ड मेडल वाले। सिल्वर मेडल में चांदनी साहू तीरंदाजी में, आर्चरी, फिर परमपाल सिंह, फिर अद्री नवीन, साई कृष्णा, ये जिम्नास्टिक वाले, और ये शूटिंग वाले, ठीक। और एक टीम इवेंट होता है मॉडर्न पेंटाथलॉन, इसमें कई टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, स्विमिंग भी है, तलवारबाजी भी है, ऐसे करके 3-4 स्पोर्ट्स होते हैं। और एक टीम इनकी बनती है, एक व्यक्ति जाएगा स्विमिंग के लिए पार्टिसिपेट करेगा, एक जाएगा घुड़दौड़ पे, एक जाएगा फेंसिंग पे, इस तरीके के 4-5 स्पोर्ट्स पे एक टीम पार्टिसिपेट करेगी, और उनका कंबाइंड स्कोर पे रिजल्ट निकाला जाएगा कि विनर कौन है गोल्ड मेडल का, ठीक। तो ये चीजें जो है आपकी सिल्वर मेडलिस्ट में है, ठीक। 5 गोल्ड मेडल ये हो गए, 4 सिल्वर मेडल ये हो गए, ठीक है। क्लियर है ये? हाँ, ये 5 गोल्ड मेडल कोई नहीं बताने वाला, किसी वीडियो में आपको मिल जाए बताना। ये डल जाए उसके बाद कोई बता दे तो मैं नहीं कर सकता, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पर अभी आप आज की डेट में खोजना, कोई बता दे तो बताना मुझे, ठीक है। 5 गोल्ड मेडल जो है छत्तीसगढ़ में, पूरे 5 नाम यही, आप इनका नाम खास करके याद रखना, प्रकाश कुमार का। ये क्लियर है ना? हाँ, कहाँ से पदक विजेता में भी आप लिस्ट में देख लो। दवनाम पार्थ वुशु स्पोर्ट्स जानते हैं आप लोग? वुशु भी एक स्पोर्ट्स है, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल है। बताओ, यहाँ नाम ही नहीं पता, वो मेडल लेकर आ रही है, ठीक है। फिर प्रकाश कुमार साहू, ये वही है योगासन वाले, ठीक। भूमि गुप्ता, इन्होंने लाया है स्विमिंग में। ऋषा नैन और अनीता, ये दोनों भी कलारीपयट्टू में। बाकी फिर सारे टीम इवेंट है, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी, मलखम्ब और फेंसिंग, ठीक है। इतना क्लियर है? और छत्तीसगढ़ से लगभग 27 खेल में पार्टिसिपेशन हुई थी छत्तीसगढ़ की तरफ से। 27 खेलों में, कुल खेल हुए थे 35, ठीक। नेशनल गेम्स में कुल स्पोर्ट्स हुए थे 35, छत्तीसगढ़ ने पार्टिसिपेट किया 27 में। और दल के कुल सदस्य थे 287, जिसमें मेल एथलीट से 109, फीमेल हुए 114। जोड़ो कितना आ रहा है? बाकी जो है कोच वगैरह को भी तो आप इनमें शामिल करोगे, जो सपोर्ट स्टाफ जा रहा है। बाकी यहाँ पर दल लिखा है, खिलाड़ी नहीं लिखा है। दल के कुल सदस्य लिखा है, खिलाड़ी लिखते तो 223 हो जाता, पर दल के कुल सदस्य 287, मेल एथलीट्स 109, फीमेल 114, ठीक है। ये क्लियर है ना? लीजेंड 90 लीग, ठीक। लीजेंड 90 लीग ये क्रिकेट कंपटीशन था। अच्छा, 90 लीग किस लिए नाम रखा गया है? नहीं, ये 90 इसलिए है, ये 90 इसलिए है क्योंकि इसमें सारे मैच 15 ओवर के हुए थे,
ठीक है, 15 ओवर में कितने बॉल हुए? 90। तो ये 15 ओवर के सारे गेम्स हुए थे, इसलिए 90 लीग। और जो पुराने प्लेयर को वापस लाया गया उसके लिए लीजेंड 90 लीग। इसमें जितने पुराने प्लेयर हैं ये सारे लोग खेले थे। कोई गया था इनमें यहाँ से? अच्छा, आप गए थे, चलो बढ़िया। तो लीजेंड 90 लीग यहाँ पर हुआ था शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, परसदा, नवा रायपुर, है ना। इनकी अवधि थी 6 फरवरी से 17 फरवरी में ये आयोजित हुआ पूरा। कितनी टीम थी इनमें? 7 टीम थी टोटल। और छत्तीसगढ़ की टीम के कैप्टन कौन थे? सुरेश रैना। ठीक, सुरेश रैना से छत्तीसगढ़ की सरकार को या छत्तीसगढ़ को ज्यादा ही लगाव है। पिछली बार आपका ये छत्तीसगढ़ वो हुआ था ना प्रीमियर लीग, जिसमें CCPL ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना ही थे। ठीक, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के कैप्टन कौन रहे? सुरेश रैना। और फाइनल भी किसने जीता? छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने। ठीक, उप विजेता रहा राजस्थान किंग्स। इसमें 2-3 चीज, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको। लीजेंड 90 लीग में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के कैप्टन कौन रहे? सुरेश रैना। मैच कितने ओवर के हुए? जीता कौन? छत्तीसगढ़ वॉरियर्स। ठीक, इनमें सर्वाधिक विकेट लिया अंकित राजपूत ने, सर्वाधिक रन ऋषि धवन, और सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर मार्टिन गप्टिल। कौन से देश के प्लेयर हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और ये कौन सी टीम में थे? ये छत्तीसगढ़ वॉरियर्स में ही थे। ये छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की टीम से ही खेल रहे थे इस इवेंट में। ठीक है, मार्टिन गुप्टिल, इन्हीं का सर्वाधिक स्कोर रहा टोटल 160। इन्होंने 34 गेंद में ही सेंचुरी लगा दी थी। ठीक, ये चीज आपको क्लियर है। इसमें क्या क्या याद रखना आपको? टीम थी 7, कैप्टन कौन? जीता कौन? कितने ओवर के थे मैच? 15 ओवर। ठीक, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्लियर है? जोर से बोलो। और अब लास्ट में पहुंच रहे हैं अपन, आखिरी में चुनाव देख लेते हैं, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। इस बार छत्तीसगढ़ में दोनों चुनाव साथ में हुए हैं, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, नहीं तो हमेशा अलग होते थे, पहली बार साथ में हुए। ठीक, तो 1 बाय 1 देखते हैं, एक एक करके, एक साथ देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखो, नगरीय निकाय हेतु सूचना का प्रकाशन कब किया गया? 22 जनवरी। ठीक, मतदान कब हुआ? 11 फरवरी। और कुल औसत मतदान सभी नगर निगम का मिला करके 72.33%, 72.33%, ये हुआ आपका कुल मतदान नगरीय निकाय चुनाव में। कब हुआ सूचना प्रकाशन? 22 जनवरी। मतदान कब? 11 फरवरी। आप में से एडीओ कौन कौन अटेंड कर रहा है, मतलब कौन कौन दिलाने वाला है इस बार? हाँ बिल्कुल, ये चुनाव उनाव तो भैया देख कर ही जाना, पंचायती राज वगैरह उस पे है ना, अच्छा खासा वेटेज है ना। कितना? 30 नंबर के टोटल कितने का है? 150 में 30। ठीक है, तो आप ये चुनाव उनाव तो बिल्कुल देख कर जाना, धारा वारा सब है ना। तो नगरीय निकाय है तो सूचना प्रकाशन ये नगरीय निकाय के लिए है, पंचायत के लिए नहीं है। नगरीय निकाय में कौन क्या क्या बॉडी आती है? नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायत, तो ये निकाय चुनाव की है। ठीक है, 22 जनवरी सूचना प्रकाशन, मतदान कब? 11 फरवरी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए, ये 3 चरण में आयोजित की गई थी। ठीक, प्रथम चरण में 53 ब्लॉक, द्वितीय चरण सेकंड में 43 और तीसरे चरण में 50 ब्लॉक। टोटल कितने हुए? 146। कुल 146 ब्लॉक में पंचायत चुनाव पूरे आयोजित हुए। सारे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ये तीनों इसी में कवर होंगे। ठीक, इसमें सूचना प्रकाशन कब हुआ? 27 जनवरी। ठीक है, और 3 चरण कौन कौन से डेट? 20 फरवरी और 23 फरवरी, 3 दिन के गैप में। ठीक, मतदान परसेंट 81 और 77। हालांकि इतना डिटेल में जाने का उम्मीद नहीं है, फिर भी आप आइडिया के लिए देख लो। 81%। देखो गांवों में कैसा मतदान हो रहा है और इधर, है ना, बहुत डिफरेंस है। क्या गांव में? हाँ हाँ, गांव में ये भी है कि लोग ज्यादा बाहर नहीं रहते शहरों के कंपैरिजन, है ना। हाँ, व्यस्तता भी कम रहती है और पास में भी है। ठीक, तो गांव में जो है मतदान अच्छा बम्पर हुआ इस बार निकाय चुनाव में। ये औसत मतदान, ये आप याद रखना क्योंकि ये सिंगल है, वो 3 चरण वाले हैं। ठीक है, तो ये इतना क्लियर है आपको?
आगे बढ़े, ये सब डाउन हो गए। जोर से बोलो। और जोर से। तो अब चुनाव देखते हैं। चुनाव मतदान कितने निकाय में हुए? 173। और अभी की डेट में कितने कुल निकाय हैं? बताओ बताओ। 192 टोटल निकाय है। 192 192 निकायों में से 173 नगरीय निकाय में ही चुनाव हुए हैं, जिसमें से 10 नगर निगम। टोटल नगर निगम कितने हैं हमारे यहाँ? 14 नगर निगम है, यानी कि 10 नगर निगम में हुए, 4 में नहीं हुए हैं। कुल नगर निगम है आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 14। 49 नगर पालिका में हुए हैं। और नगर पालिका भी कितने हैं? 53 हैं कि 54 हैं? इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 है। 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत। ठीक। 125 जोड़ो, कितना आ रहा है इसमें? अच्छा, एक ऊपर नीचे हो गया, ऐसा बोल रहे हो आप? ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना अभी कितने में हो रहा है। 10 नगर निगम में हुआ, 4 में नहीं हुआ। जिनमें नहीं हुआ है उनमें चुनाव अगले साल होगा। उनके कार्यकाल की अवधि अगले साल समाप्त हो रही है। और अब छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा कुछ बिल प्रपोज कर रही है कि 2029 में सभी के चुनाव एक साथ होंगे, यानी कि जिनका चुनाव अगले साल होगा उनका कार्यकाल 1 साल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईवीएम में यहाँ पर जो महापौर के लिए जो प्रत्याशी थे या अध्यक्ष के लिए जो प्रत्याशी थे, उनका था कलर यहाँ पर सफेद। ठीक है ना, व्हाइट कलर में इनका नाम था यहाँ पर, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड था, उस पे नाम लिखा हुआ था। और पार्षदों के लिए बैकग्राउंड कलर क्या था? पिंक, गुलाबी। ठीक, ये आप याद रखना। सफेद रंग महापौर के लिए, गुलाबी पार्षद के लिए। और कोरबा निकाय में एक ऐसी पहल लाई गई थी कि सारे मतदान जो है, जितने भी मतदान के कार्य हैं, वो महिला कर्मचारियों को सौंपा गया था। तो ये आप याद रखना, कोरबा में ये कार्य हुआ था। ठीक है ना, मतदान कार्य पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों को सौंपा गया था। ये 10 नगर निगम के मतदान प्रतिशत है। इनमें आप मेनली याद रखना, राजनांदगांव सबसे अधिक मतदान वाला निकाय क्षेत्र। राजनांदगांव कितना? 74.12%। फिर रायपुर में 49.5%, 49.5। ठीक, 49.5 रायपुर में सबसे कम, और सबसे ज्यादा राजनांदगांव में। ठीक है ना। 10 नगर निगम जो है कौन कौन से हैं जिनमें मतदान हुआ है, अभी एक एक करके बोलते जाओ। सबसे ऊपर चिरमिरी के बगल में। मैप याद करो, ये नहीं, मैप किसको याद है माइंड में? हाँ, तो सब एक एक करके बोलते जाना। सबसे पहला ऊपर चिरमिरी के बगल में, अंबिकापुर के नीचे, रायगढ़ के बगल में, कोरबा से नीचे, बिलासपुर के नीचे, दुर्ग के साइड में राजनांदगांव, इधर साइड में रायपुर के नीचे धमतरी के नीचे जगदलपुर। ऐसे याद रखो, मैप से विजुअलाइज करके। ऐसे लिस्ट रटोगे नहीं याद होगा। ठीक है, विजुअलाइजेशन आप रखो तब याद होगा। चलो फिर से एक बार, सबकी आवाज, जो नहीं बोलेगा उसको यहाँ बुलाऊंगा, वो रिपीट करवाएगा। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे ऊपर ठीक, चिरमिरी के बगल में, अंबिकापुर के बगल में, रायगढ़ के बगल में, कोरबा से नीचे, बिलासपुर से नीचे, दुर्ग के बगल एक साइड, दूसरे साइड उसके नीचे महासमुंद कहा गया चलो धमतरी के नीचे। ठीक, ये 10 नगर निगम है। 4 नगर निगम कौन कौन से छूटे? बिरगांव, बिलाई चरोदा, रिसाली। 4 नगर निगम ये छूटे हुए हैं। ठीक है ना, ये 10 निगम में मतदान हुए। इतना क्लियर है? जोर से बोलो। एक ही बार चिल्लाए, उसी में हाफ गए। नए महापौर देखो, नए महापौर में सबसे पहला चीज आप याद रख लेना भैया कि 5 महिला मेयर का चुनाव हुआ है ना। 5 महिला मेयर निर्वाचित होकर के आई है।
टोटल 10 महापौर निर्वाचित हुए, इन 10 में से 5 महिला महापौर है। ठीक है, एक एक करके आप नाम देख लो। मीनल चौबे रायपुर से, ठीक, फिर अलका बागमार कहाँ से, फिर पूजा विधानी कहाँ से, ठीक, संजू देवी राजपूत, फिर मंजूषा भगत अंबिकापुर, ठीक, संजय पांडे जी जगदलपुर, राम नरेश राय, जीवर्धन चौहान, जगदीश रोहरा, फिर मधुसूदन यादव राजनांदगांव। ठीक है, ये 10 हमारे नए निर्वाचित महापौर है। आप नाम याद रखना, मैप से ही याद रखना तो ही याद रहेगा ज्यादा करके, है ना। और इनमें 5 महिला मेयर। अच्छा, अभी महिला विधायक कितने हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में? 19। महिला सांसद लोकसभा 3 और राज्यसभा 2। कौन कौन है? यदि 2 है तो कौन है, 1 है तो कौन है? फूलो देवी नेताम और 1 रंजीत रंजन भी है। ठीक है, 2 राज्यसभा सांसद और 3 लोकसभा सांसद, 19 विधायक। और महापौर कितने? 5 नए निर्वाचित हुए। टोटल 6 महिला महापौर हैं, 1 रिसाली की है शशि सिन्हा। ठीक है, तो टोटल वैसे महिला महापौर, आप लैंग्वेज में ध्यान रखना क्वेश्चन के। देखा महापौर निर्वाचित और धन से मार दिए 5 -0.66 इंस्टेड ऑफ +2। ठीक है, टोटल महिला महापौर है छत्तीसगढ़ में 6, पर अभी चुनाव में निर्वाचित हुए हैं 5। ठीक है, नाम एक बार और रिपीट करो, चलो। मीनल चौबे रायपुर से, अलका बागमार दुर्ग से, बिलासपुर से, क्लियर? हाँ हाँ, ये हाफ गए, जोर से बोलो। हाँ। क्या खाते हो यार घर में, नहीं खाते क्या? जोर से बोला करो। क्लास नहीं चलेगी तो आवाज वहां तक आएगा। ठीक, अब पंचायत चुनाव देखते हैं। पंचायत चुनाव 3 चरणों में हुए। पहला चरण में कितने ब्लॉक? 53। दूसरे में, तीसरे में, ये जोड़ी मिलाओ में दे देगा आपको मिलाने के लिए। ठीक है, तो आप याद रखना इसको, 53, 43 और 50 ये जोड़ी मिलाओ में दे सकता है आपको, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण करके। ठीक, पूरे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतर्गत इतने पदों के लिए चुनाव हुआ है। हालांकि ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बैकग्राउंड के लिए याद रख सकते हो। जिला पंचायत सदस्य कुल 433 थे, और ये चुनाव जो हुए हैं आपके, ये बैलेट पेपर से हुए हैं। ठीक है, निकाय चुनाव हुआ है आपका ईवीएम से, और ये हुआ है बैलेट पेपर से। ये मत पत्र का रंग है, जिसमें आप ठप्पा लगाते हो ना, उसका ये कलर है। जिला पंचायत सदस्य के लिए, जनपद पंचायत सदस्य के लिए, सरपंच के लिए नीला, वार्ड पंच के लिए सफेद। ठीक है, वैसे ये इसी कलर कॉम्बिनेशन में रहता है हमेशा। ये कलर कॉम्बिनेशन आप एक बार याद कर लो, परमानेंट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर एक बार रिपीट करो। जिला पंचायत सदस्य के लिए जनपद पंचायत, सरपंच, वार्ड पंच, ठीक, इतना क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़े। ये हो गया आपका चुनाव में इतना बात पूरा। आखिरी में कुछ 1 लाइनर फैक्ट्स हैं, उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, राजिम कुंभकल्प यहाँ पर कब से कब तक लगा? ये राजीव कुंभकल्प 12 फरवरी से 26 फरवरी। वैसे तिथि में जाओ तो कब से कब तक लगता है? माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। ठीक, 12 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी। और ये राजिम कुंभकल्प हमेशा जहां पर होता था, इस बार वहां पर नहीं हुआ है। इस बार एक अलग क्षेत्र में हुआ है, जिसका नाम है चौबे बांधा। इसको शुरू में लेकर के थोड़ा विरोध हो रहा था कि यहाँ पर क्यों हो रहा है करके, पर यहीं पर इस बार हुआ है। हर बार नहीं तो पैरी नदी तट पर होता था, इस बार हुआ है चौबे बांधा में। ठीक है ना। राजिम में कौन सा फेमस मंदिर है? राजीव लोचन मंदिर। वहां से लेकर लक्ष्मण झूला गया कहाँ तक? कुलेश्वर महादेव तक। और इसी को ही क्या नाम से जाना जाता है और क्या क्षेत्र बोलते हैं? ऐसा कुछ याद है आपको? छत्तीसगढ़ का प्रयाग वो राजिम है। ठीक है, वैसे इसको हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं।
ठीक है। राजीव लोचन हरि, कुलेश्वर महादेव हर, हर हर महादेव बोलते हो ना, हाँ वो हर, और वो हरि, हरिहर क्षेत्र, और इसी को और क्या बोलते हैं, कमल क्षेत्र भी बोलते हैं। हाँ पद्म क्षेत्र, क्योंकि पंचकोशी यात्रा होती है 5 मंदिरों के अगल बगल बीच में कुलेश्वर महादेव, ठीक। इसी को पद्म क्षेत्र भी बोलते हैं, इसी को कमल क्षेत्र भी बोलते हैं, इसी को हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ठीक। राजिम कुंभ कल, ये आप तिथि याद रखना, 12 फरवरी से 26 फरवरी। फिर माता मावली मेला, ये हुआ आपका नारायणपुर ओरछा में 19 फरवरी से 23 फरवरी। फिर चित्रकूट महोत्सव जगदलपुर 24 से 26 फरवरी। फिर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन डोंगरगढ़, कौन सा पर्वत, प्रज्ञागिरी। जैन धर्म से संबंधित कौन सा था, चंद्रगिरी, ये हुआ प्रज्ञागिरी में, ठीक। 32nd एडिशन, 32वां संस्करण। फिर रामाराम मेला सुकमा में 11 से 13 फरवरी। अब प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना था भाई, 5वां तो ठीक है, चौथा कौन सा था, गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्र। अब 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा बोरमदेव अभ्यारण्य, ये बना नहीं है, ये बनेगा, प्रस्तावित है, ठीक है, अभी बना नहीं है, पर ये आगे चलकर बनेगा। 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा बोरमदेव अभ्यारण्य, कौन से जिले में है ये, कबीरधाम। एरिया कितना है इसका, 193 और 163, हाँ जो भी है, मतलब वही 160 के रेंज में वो वाला है, ठीक है। 161 163 जो भी आप चेक कर लेना क्रॉस। और ये बोरमदेव अभ्यारण्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा मिला है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, कौन से जिले में स्थित है ये, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। वैसे जगह पूछेगा तो ये मनेन्द्रगढ़ में है, ठीक। जिला हो जाएगा आपका MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। किस नदी के तट पर है पूछे तो हसदेव नदी। और यदि डिटेल में जाए डीप में तो हसदेव और हसिया नदी तट जो संगम है उसके तट पर, ठीक है। वैसे आप हसदेव नदी याद रखो, फिर संगम पूछे तो ह देख के एक हंसिया भी मार देना, ठीक है ना, संगम। तो भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा मिलेगा आपको। फिर विश्व धरोहर स्थल नामांकन पुष्टि के लिए यूनेस्को की टीम इस क्षेत्र का दौरा करेगी, कौन सा क्षेत्र, सिरपुर। देखो कोई भी जैसे वर्ल्ड हेरिटेज स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए पहले राज्य सरकार नाम भेजती है, वहां यूनेस्को की टीम आकर के देखती है कि वाकई में उसको दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, ठीक। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ से इस बार नाम गया है सिरपुर का, सिरपुर क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक तरीके से प्राचीनतम क्षेत्र में से एक है, ठीक। उसको संवर्धित संरक्षित करने के लिए और फिर उसमें टूरिज्म और बढ़ाने के लिए इसमें बहुत बूस्ट मिलेगा यदि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो जाए। अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो गया फिर क्या, उससे होता क्या है, अंतर फंड भी आता है उसका इंटरनेशनल लेवल पर मेंटेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा भारत में अभी कितने हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टोटल कितने हैं अभी, 43, ठीक है। और सबसे लास्ट कौन सा रहा लास्ट ईयर, असम का मोईदम्स, ठीक। तो यूनेस्को इस कौन से क्षेत्र का नामांकन किया गया छत्तीसगढ़ द्वारा, सिरपुर। अभी PM एकता मॉल का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर, पंडरी में। ये PM एकता मॉल क्या है, अलग अलग स्टेट्स के प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे वन स्टेट वन प्रोडक्ट ऐसा टाइप का था ना, तो जितने भी हमारे भारत के 28 राज्य हैं उनके एक एक प्रोडक्ट यहाँ आएंगे, रखे जाएंगे सेल करने के लिए। साथ में ही छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के भी एक एक प्रोडक्ट यहाँ पर रहेंगे, इसीलिए नाम दिया गया PM एकता मॉल। सबको यूनिफाई कर रहे हो आप, इसलिए PM एकता मॉल ऐसा नाम दिया गया है। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, पंडरी। और छत्तीसगढ़ में सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण, भू मानचित्र यानी जियो मैपिंग और बाकी सब जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए किससे MOU साइन किया गया है, इसरो से, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, हाँ जी। हर स्टेट का एक अपना वहाँ का प्रोडक्ट होता है ना स्पेशल, कोई भी जैसे सिलाई से हो गई या कोई भी मतलब हैंडमेड कुटीर उद्योग वाले प्रोडक्ट होंगे, ये वो वाले नहीं होंगे कि जो आपके इंडस्ट्री वाले नहीं होंगे, ये कुटीर उद्योग वाले एक एक प्रोडक्ट होंगे जिससे स्टेट की उसको बढ़ावा मिलेगा। जैसे आपके बिहार की वो साड़ी होती है ना पेंटिंग वाले, क्या कौन सी पेंटिंग है वो, मधुबनी, वहाँ की स्पेशलिटी है
वैसे ही कोई एक प्रोडक्ट हर स्टेट का होता है, वो यहाँ पर आएगा सेल होने के लिए, ठीक। और ये एकता मॉल केवल ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ में बन रहा है, ये हर स्टेट में बनेगा, ये हर स्टेट के प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? हाँ, जोर से बोलो और। हाँ, ये लास्ट बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2023-24 में घरेलू सीमित ओवरों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हेतु लाला अमरनाथ पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? शशांक सिंह। ये आईपीएल में भी खेले थे, कौन सी टीम से? पंजाब। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। उनको पंजाब ने कुछ और प्लेयर समझ करके खरीदा, बाद में उन्होंने नकार भी दिया कि नहीं नहीं, फिर बोले कि नहीं ठीक है अब खरीद ही लिया है तो है ये। और सबसे ज्यादा जीत इन्होंने ही दिलाई थी पंजाब को, और इस बार रिटेन कर लिया, ठीक। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाकी इससे पहले भी ये जिस टीम में थे आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, राजस्थान में भी रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद में भी रहे, पंजाब में रहे, खेलने का मौका मिल गया, ठीक है। तो वहां से इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। तो इससे क्या पता चलता है? प्रयास करते रहो, पता नहीं आपको कब समय मिल जाए, कब मौका हाथ लग जाए। जहां लोहा गर्म दिखे वहीं हथौड़ी मारनी है ना। इसलिए तैयारी करते रहो, हो सकता है 1 में ना हो, 2 में ना हो, पर जहां आपके लायक क्वेश्चन पेपर दिख गया, चूकना नहीं है वहां पर, है ना। तो बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2023-24 में घरेलू सीमित ओवर में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए पुरस्कार शशांक सिंह। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम। कौन सा क्रम के हैं ये? 12वें। पहले कौन थे? नहीं, पहला छत्तीसगढ़ के पहले डीजीपी कौन? मोहन शुक्ल। दूसरे? खत्म। ठीक, दूसरा भी याद रखा करो, क्वेश्चन पेपर में यही फंसाते हैं। पहला सबको याद रहता, दूसरा किसी को नहीं। तो आप एक कदम आगे बढ़ो, दूसरा भी याद रखो, ठीक है। दूसरा बताना कौन है। तो इनका क्रम है 12वां, और ये अभी कार्यवाहक डीजीपी हैं, ये फुल टाइम डीजीपी नहीं है, उनके लिए अभी चयन लिस्ट जारी है, तो ये भी कार्यवाहक है। हो सकता है 6-8 महीने में नया नाम आपको देखने को मिले, ठीक। पर अभी तो है अरुण देव गौतम, क्रम है इनका 12वां। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर फतह हासिल की किसने? निशा यादव, बिलासपुर। ये किलीमंजारो पर्वत की चोटी का नाम है, ठीक है। कौन से देश में है ये? अफ्रीका तो महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप है। यह है देश तंजानिया में, ठीक। वैसे देश का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर अपनी चढ़ाई पूरी की है निशा यादव, बिलासपुर से बिलोंग करती है ना। फिर एशियन बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट चैंपियनशिप, ये स्पोर्ट्स का नाम है। इसमें स्वर्ण पदक जीता है मेघा भगत, रायगढ़ से बिलोंग करती है, ठीक। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, दुबई में 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। किसने? सुखदेव केवट। और इन्होंने ही चेन्नई में 23वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड और 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया। तो 2 कंपटीशन में जहां मेडल मिलता है वहां पर नाम जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो है ये आपका इंटरनेशनल है और ये नेशनल है। 24 और 23 देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि 24 के बाद 23 कैसे आ गया, ठीक है। एक इंटरनेशनल लेवल पे है और एक जो है वो नेशनल लेवल पे है। फिर अबूझमाड़ महोत्सव के तहत अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन कब हो गया? अब आप लोग दौड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो यह इतना था अपना छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। यहाँ पर करंट अफेयर्स आपका फरवरी महीने का खत्म होता है। क्लियर हुआ ना? पूरा? आवाज नहीं आ रही है?